ये हमारे यूनिवर्स की शुरुआत होने का पॉइंट है, द बिग बैंग। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मोमेंट सिर्फ हमारे अकेले यूनिवर्स की शुरुआत नहीं थी, और ना ही ये चीज़ स्पेस में कोई पहली दफ़ा हुई थी। और इससे भी अजीब बात यह है कि ये यूनिवर्स किसी खुदा के बनाने पर नहीं, बल्कि खुद ब खुद इत्तेफाक से ही वजूद में आया। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कितने लोग इन आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, सवाल यहाँ पर यह है क्या वो सही है या नहीं। इस वीडियो में हम यूनिवर्स की शुरुआत पर रोशनी डालेंगे कि यूनिवर्स की बिगिनिंग पॉइंट क्या था और क्या यूनिवर्स की कोई शुरुआत थी भी या नहीं। You know, it's possible. There literally are other universes out there. The inflationary multiverse. That it doesn't have the meaning. Did the universe begin? Now I hear it's not such an easy question. यूनिवर्स की बिगिनिंग है या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब 1927 में जॉर्जियस लेमात्रे वो पहले इंसान थे जो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, मीन्स के फैलता जा रहा है। यानी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट एक दूसरे से वक्त के साथ साथ दूर जाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का गैप्स भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है, साथ ही साथ ये बहुत बड़ा और ठंडा भी होता जा रहा है। अब इस चीज़ को स्टडी करके जॉर्जियस लेमात्रे ने अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्व किया कि अगर ये यूनिवर्स वक्त के साथ साथ फैलता जा रहा है और ठंडा भी होता जा रहा है, तो ज़रूर माजी में कभी ये यूनिवर्स बहुत छोटा और बहुत गर्म भी होगा। अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस बात का साफ मतलब ये है कि सारी गैलेक्सीज कभी एक दूसरे से बहुत करीब भी होंगी। अब उस वक्त आज के टाइम जितने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं थे, तो ये चीज़ पता कैसे लगाई गई होगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई लाइट को ऑब्जर्व करके। अब यहाँ पर ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि लाइट किस तरीके से काम करती है। बहुत सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को समझें तो लाइट एक सोर्स से निकलकर किसी दूसरे सोर्स की तरफ जाती है, फिर उससे टकराकर किसी दूसरे सोर्स की तरफ ट्रेवल करती है, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक वो पहली सोर्स जहाँ से पहली दफ़ा लाइट निकली थी वो या तो गायब ना हो जाए या उससे लाइट निकलना बंद ना हो जाए। और अगर वो सोर्स जहाँ से लाइट रिलीज हुई थी उसमें कुछ चेंजिंग होती है, तो उसका डायरेक्ट असर उसकी लाइट पर भी पड़ेगा, जिसे हम रेड शिफ्टिंग कहते हैं। अब क्योंकि यूनिवर्स फैलता जा रहा है और स्टार्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो ये लाइट भी फैलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप इस सोर्स पर मौजूद हैं। सोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह, और लाइट इस सोर्स से निकलकर आपके पास आ रही है। अब क्योंकि यूनिवर्स फैलता जा रहा है, मींस कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो आपके बीच में जो लाइट है इसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके और लाइट सोर्स के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और इस ही चीज को साइंटिस्ट ने स्टडी किया और दूर मौजूद गैलेक्सी से निकलती हुई लाइट को ऑब्जर्व किया, और जब उन्होंने ये देखा कि लाइट कंटिन्यूसली खिंचती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो ये क्लियर हो गया कि लाइट की जो सोर्सेज हैं वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। और इस चीज को एडविन हबल ने पहली दफा क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सप्लेन किया, और 1990s में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। तो हबल टेलीस्कोप ने कभी ना देखे जाने वाली पिक्चर्स और डिस्कवरीज की, और इस चीज को भी कंफर्म कर दिया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि किस तरह लाइट हमें यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में बताती है। ये एक नेब्यूला है जो कि अर्थ से 78 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और इसकी लाइट 1200 किलोमीटर पर सेकंड तक रेड शिफ्ट हुई है, यानी इतनी ये लाइट खिंची है। और बाकी भी नेब्यूलास के डिस्टेंस के साथ आप उनकी लाइट में चेंजिंग देख सकते हो। मींस जितनी ज्यादा दूर कोई गैलेक्सी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी लाइट रेड शिफ्ट होगी। अब यूनिवर्स की एक्सपेंशन के साथ ये बात भी क्लियर थी कि इस यूनिवर्स का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होगा, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट इस आइडिया से खुश नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये बिलीव किया जाता था कि ये यूनिवर्स और टाइम कांस्टेंट है, यानी ये कभी चेंज नहीं होता, एक ही जैसा रहता है। अब वो लोग इस चीज को बिलीव करते थे क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है और हर तरफ से देखने पर ये सेम ही नजर आता है। पहले तो साइंटिस्ट यही नहीं मानते थे कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड भी हो रहा है, सबको यही लगता था कि ये सब एक ही जगह पर टिका हुआ है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर ये यूनिवर्स कंप्लीट मैटर से भरा हुआ होता तो ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इवेंचुअली अगर ये सारा मैटर लगातार एक ही जगह पर रहता तो ये सारे स्टार्स, ये गैलेक्सीज अपनी ही ग्रेविटी की वजह से आपस में ही टकराकर कोलैप्स हो जाते। इस आइडिया को नाम दिया गया था स्टैटिक यूनिवर्स का, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया।
उसके बाद 1948 में हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉले ने एक स्टेडी स्टेट थ्योरी पब्लिश की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में मैटर कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है, क्रिएट होता रहता है। अब क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो इन गैलेक्सीज के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है और इनके डिस्टेंस के बीच में जो मैटर ऑलरेडी इस यूनिवर्स में मौजूद है उससे न्यू गैलेक्सीज और स्टार्स क्रिएट हो जाते हैं और गैलेक्सीज के बीच का जो डिफरेंस है उसको खुद ही कवर अप कर देते हैं और इसी वजह से ये यूनिवर्स हमेशा हमें हर डायरेक्शन से सेम ही नजर आता है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की डेंसिटी सेम होनी चाहिए थी क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ कांस्टेंट है और यूनिवर्स का तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है बल्कि ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है और इसी तरह चलता रहेगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कांस्टेंट है तो जो रेडियो सोर्सेज हम ऑब्जर्व करेंगे चाहे वो कितनी भी दूर से आ रही हो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डेंसिटी सेम ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट होती है जो सारे गर्म ऑब्जेक्ट से निकलती है। जब भी हम किसी भी बहुत दूर चीज को स्टडी करना चाहते हैं जैसे स्टार्स की फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज वगैरह, तब हम इन रेडियो वेव्स को स्टडी करते हैं क्योंकि बाकी जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो स्पेस में डस्ट, बादल और दूसरी लाइट की वजह से बहुत ज्यादा मध्यम हो जाती है और कई लाइट तो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। अब ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी थी 1960s तक। 1960s में एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी के ग्रुप ने इन रेडियो सोर्सेज को स्टडी किया जो स्टेडी स्टेट थ्योरी ने प्रेडिक्ट की थी। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से ये सारी सोर्सेज कांस्टेंट होनी चाहिए थी, मींस कि कितनी भी दूर से स्टडी करो इनकी स्ट्रेंथ एक ही होनी चाहिए थी। लेकिन जब इन सोर्सेज को ऑब्जर्व किया गया तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट निकलते हैं। जितनी दूर से इन रेडियो सोर्सेज को स्टडी किया गया इनकी स्ट्रेंथ, इनकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली गई, यानी जितनी दूर से ये सोर्सेज आ रही थी उतनी ही ज्यादा गहरी थी, उतनी ही ज्यादा डेंस, उतनी ही ज्यादा गर्म होती जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सारी रेडियो सोर्सेज मिलकर आपस में किसी एक बहुत छोटे से पॉइंट पर जाकर इकट्ठा हो रही हो। पास्ट में इन सोर्सेज की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी जो कि क्लियरली इस चीज का सबूत है कि ये यूनिवर्स कहीं से तो स्टार्ट हुआ है, कोई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पर ये सारी रेडियो सोर्सेज कभी न कभी बिल्कुल एक साथ होंगी। इसी वजह से स्टेडी स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हमारे पास अभी भी सबसे वैलिड थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है। बट यूनिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट के मामले में हम इस थ्योरी पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ है जहाँ खुद ये थ्योरी ब्रेक हो जाती है। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को मैंने अपनी ब्लैक होल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है वो बिग बैंग की थ्योरी है कि ये यूनिवर्स एक बहुत छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर एनर्जी और डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो छोटा सा पॉइंट बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये बिग बैंग इस पूरे यूनिवर्स की शुरुआत ना हो बल्कि बहुत बड़े से यूनिवर्स में बिग बैंग एक छोटा सा इवेंट ही हो और हो सकता है कि इससे पहले भी स्पेस में ऐसा इवेंट कई दफ़ा हो चुका हो। जैसे हम अर्थ से स्टार्स को डिस्ट्रॉय होते हुए और बनते हुए देखते हैं, स्टार्स भी एक बहुत बड़े धमाके से फटकर ख़त्म हो जाते हैं और उनका जो मटेरियल होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। फिर उस मटेरियल से नए स्टार बनते हैं और वो भी एक टाइम के बाद फटकर ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें पता है कि ये यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर जाती जा रही हैं, तो कभी ना कभी ये गैलेक्सीज आपस में बहुत करीब भी होंगी और जैसे जैसे ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है यानी बड़ा होता जा रहा है तो इसका साफ मतलब यही है कि ये यूनिवर्स कभी पास्ट में बहुत छोटा भी होगा और जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो ये ठंडा भी होता जा रहा है। दैट मीन्स कि ये पास्ट में कभी बहुत गर्म भी होगा। जैसा कि हमने जब रेडियो सोर्सेज को स्टडी किया था तब हमें पता चला था कि जो रेडियो सोर्स की डेंसिटी है वो ज़्यादा है पास्ट में। तो ये सारे पॉइंट्स इशारा करते हैं कि इस यूनिवर्स का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर था। तो ये सारी बातें तो रिजेक्ट की जा सकती हैं कि इस यूनिवर्स का कोई शुरुआत ही नहीं थी। हम जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो क्या रीज़न बना बिग बैंग के होने का? जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इस यूनिवर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट था या नहीं था। शायद क्वांटम फ्लक्चुएशंस, क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब दे सके, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप मेरी ब्लैक होल वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको पता चलेगा कि स्पेस में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।